हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th का केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का एक एक करके टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक को मैं आपको डिटेल में पूरी तरह से बताऊंगा और जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसमें मैं साथ ही आपको ये भी बताऊँगा कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो बच्चों आप देख सकते हो इस प्रकार से है। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन हम उसे कहते हैं जिस प्रोसेस में सब्सटेंस रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है और उस न्यू सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो पहले वाले सब्सटेंस के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस with new properties are formed, यानी वैसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है और उस न्यू सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज़ पहले वाले सब्सटेंस के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होता है, तो ये पूरा प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें तो मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो बर्न करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है ताकि उस मैग्नीशियम के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिमूव किया जा सके और जब इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये अच्छे से जल जाए। अब इसके बाद बच्चों ये जो केमिकल रिएक्शन आपका हुआ इसमें हम देख रहे हैं कि एक तरफ LHS है और एक तरफ RHS है, यानी इसमें दो बातें होंगी। ये जो होगा आपका ये रिएक्टेंट कहलाएगा और ये जो राइट साइड है इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कैसे आप पता करोगे कि कौन सा रिएक्टेंट होगा कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो जो लेफ्ट साइड होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है और जो राइट साइड सब्सटेंस होगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं। तो रिएक्टेंट का डिफिनेशन बच्चों हो जाएगा द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन which take part in a chemical reaction are called reactant। इसका मतलब बच्चों यह हो जाएगा कि वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन में भाग लेता है, ऐसे सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट कहते हैं। जबकि प्रोडक्ट की अगर हम बातें करें कि प्रोडक्ट किसे कहते हैं, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट का डिफिनेशन आप लिख सकते हो कि द न्यू substance produced as a result of chemical reaction are called product। यानी बच्चों प्रोडक्ट का मतलब वह हो जाएगा कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ वही सब्सटेंस आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज़ होगा वो पहले वाले सब्सटेंस के प्रॉपर्टी से बिल्कुल
अलग होगा, यानी न्यू सब्सटेंस का भी फॉर्मेशन होगा और उस सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज भी पहले वाले के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। Characteristics of chemical reaction। मीन्स केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टर होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आप डिफरेंट चेंजेस देख सकते हो। अब वो डिफरेंट चेंजेस किस प्रकार के होंगे, तो गैस रिलीज होता है, कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है और प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो एक एक करके बच्चों हम सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका मतलब ये होगा कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें गैस रिलीज होता है। जैसे कि आप जान सकते हो कि जब हम लोग जिंक को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के बाद जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। यानी आप देख सकते हो ये जो आपका इक्वेशन है यानी केमिकल रिएक्शन है, इसमें आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन गैस बन रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें गैस रिलीज होता है। इसी को अगर आप वर्ड में लिखोगे तो हो जाएगा जिंक ग्रैनुलस और ये आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये हो जाएगा जिंक क्लोराइड और यही जो आपका हाइड्रोजन है ये इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, गैस। तो हम कह सकते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें गैस रिलीज होते हैं। इसके बाद सेकंड कैरेक्टर है, सेकंड प्रॉपर्टीज है चेंज इन कलर। यानी कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कलर चेंज होता है। तो चेंज इन कलर में बच्चों कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कलर चेंज हो जाता है। अगर आप एक एग्जांपल लो पोटासियम परमैंगनेट की, तो पोटासियम परमैंगनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है KMnO4। तो पोटासियम परमैंगनेट के बच्चों जब हम इसे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन के बाद इसका कलर जो है वो क्या होता है, पहले तो पर्पल होता है और फिर इसका कलर चेंज होकर के कलर लेस हो जाता है। यानी पोटासियम परमैंगनेट को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर कलर का चेंजिंग होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कलर चेंज होता है। इसके बाद बच्चों हैं कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आप देख सकते हो कि टेम्परेचर चेंज होता है। यानी थर्ड हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है। तो इस तरह का जो टेम्परेचर चेंज होता है ना, दो तरह का रिएक्शन होता है। यानी टू रिएक्शंस आर पॉसिबल। इसमें दो तरह का रिएक्शन पॉसिबल होता है। एक रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों एक रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक अनदर रिएक्शन होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन।
अब हम बच्चों बारी बारी से बात करेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें टेम्परेचर राइज करता है, हीट रिलीज होता है और सराउंडिंग हॉट यानी आसपास चारों तरफ हॉट रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की तो ठीक इसका रिवर्स हो जाएगा। इसमें टेम्परेचर फॉल होता है यानी टेम्परेचर डाउन होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है और सराउंडिंग कूल रहता है यानी चारों तरफ ठंडा रहता है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर की तो इसमें आप कह सकते हो राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। जबकि एंडोथर्मिक में आप क्या कह सकते हो, फॉल इन टेम्परेचर, यानी इसमें टेम्परेचर जो है ना वो गिरता है यानी टेम्परेचर कम होता है। जबकि एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ता है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जिसका होता है यानी सेकंड कैरेक्टर आप कह सकते हो कि इसमें हीट रिलीज होता है, यानी हम कह सकते हैं हीट रिलीजिंग प्रोसेस। जबकि इसमें आपको बच्चों हीट एब्जॉर्ब होता है, यानी आप इसमें कह सकते हो हीट एब्जॉर्बिंग प्रोसेस। और थर्ड प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सराउंडिंग हॉट रहता है यानी चारों तरफ क्या होगा, गर्म रहेगा। तो सराउंडिंग हॉट, और इसमें ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, सराउंडिंग कूलर। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हो कि चेंज इन टेम्परेचर में दो तरह का रिएक्शन हुआ, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बच्चों आपको याद रखना है जिसमें टेम्परेचर राइज करे यानी टेम्परेचर इंक्रीज करे। जबकि एंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा, जिसमें टेम्परेचर फॉल करे यानी टेम्परेचर कमेगा। जबकि एक्सोथर्मिक की बात करें तो इसमें हीट रिलीज होगा, जबकि एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगा। एक्सोथर्मिक में चारों तरफ हॉट रहेगा और एंडोथर्मिक में जो है चारों तरफ कूल रहेगा। इसके बाद अगर हम वन बाय वन कर करके सभी की चर्चा करें, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में अगर हम डिटेल में लिखें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप इसमें कह सकते हो द रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी। इसका डिफिनेशन बच्चों आप कैसे लिखोगे, द रिएक्शन दैट release energy, the reaction that release energy in the form of heat, light और साउंड। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें क्या क्या होगा, तो जिसमें एनर्जी रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा, लाइट रिलीज होगा और साउंड रिलीज होगा। तो ये सारा रिएक्शन क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनटू द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी इस तरह के रिएक्शन को बच्चों आप क्या कहोगे, इस तरह के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये इस तरह का जो भी रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो जितने भी कंबशन रिएक्शन है यानी एनी कंबशन रिएक्शन, तो जितने भी कंबशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएंगे। इसके बाद एनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बच्चों वो सभी के सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएंगे। तो एनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। जब हम सांस लेते हैं तो उसके दौरान जो हमारे माउथ से, नोज से जो एयर निकलता है तो वहाँ पे आप हाथ रख के देखोगे कि हॉट एयर निकलेगा, यानी ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद हो जाएगा ए बर्निंग ऑफ कैंडल,
ठीक है। इसके बाद हो जाएगा रिएक्शन ऑफ वाटर विथ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी वाटर को जब आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो उसमें भी आप देखोगे कि हीट रिलीज होगा, लाइट रिलीज होगा, साउंड रिलीज होगा, ये सारा चेंजिंग आप देख सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ वाटर विथ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड, एनी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बच्चों इस तरह का चेंजिंग आप देख सकते हो कि जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे उसमें ये सारा चेंजिंग आप देख सकते हो। तो एनी कंबशन रिएक्शन, एनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिस्पायरेशन, बर्निंग ऑफ कैंडल, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सभी के सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो बच्चों इसका डिफिनीशन हो जाएगा द केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब द केमिकल रिएक्शन दैट absorb heat from its environment to give new substance are called एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी बच्चों आप इसमें क्या कह सकते हो, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें न्यू सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन होगा उसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, तो वो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करते हो तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। इसके बाद बच्चों इसका हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। फिर हो जाएगा इसका बच्चों स्प्लिटिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल, फिर हो जाएगा बच्चों इसका बेकिंग ऑफ फूड, और नेक्स्ट हो जाएगा इसका एनी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी बच्चों ये जितने भी रिएक्शन हैं ये सभी के सभी रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप क्या कर सकते हो, जिसमें न्यू सब्सटेंस का तो फॉर्मेशन होगा, साथ साथ हीट एब्जॉर्ब होगा, और इस तरह का चेंजिंग आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, फोटोसिंथेसिस, स्प्लिटिंग ऑफ फूड, एनी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सभी के सभी जो हैं बच्चों वो क्या कहलाएंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट चेंजिंग है बच्चों चेंज इन स्टेट, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट चेंज होता है, यानी अगर वो सॉलिड में है तो वो लिक्विड और गैस में चेंज होगा। तो नेक्स्ट चेंजिंग है चेंज इन स्टेट, यानी हम कह सकते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसके स्टेट में चेंजिंग होता है। अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें तो बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स, इसमें आप देख सकते हो बच्चों वैक्स जो है पहले सॉलिड स्टेट में है और फिर जब हम इसे बर्न करते हैं तो बर्न होने के बाद ये क्या होता है बच्चों, सॉलिड स्टेट से चेंज होकर के लिक्विड और गैस में चेंज होता है। तो इसके स्टेट में चेंजिंग हुआ ना, पहले ये था सॉलिड स्टेट में, अब चेंज होकर के ये क्या हो गया, लिक्विड और गैसवस स्टेट में चेंज हो गया। तो ये जो सॉलिड आपका है ये है वैक्स, और ये जो लिक्विड है इसे आप कह सकते हो ये वाटर हो जाएगा, और ये गैस जो होगा वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होगा, और ये भी क्या होगा,
अपवर्ड, चूंकि गैस है बच्चों तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसके स्टेट में चेंजिंग होता है। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वैक्स, यानी वैक्स पहले सॉलिड स्टेट में होता है और जब हम इसे बर्न करते हैं तो बर्न करने पे ये क्या होता है, लिक्विड और गैस स्टेट में चेंज होता है। फिर नेक्स्ट है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, इसे आप शॉर्ट में पीपीटी भी लिख सकते हो। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें प्रिसिपिटेट बनता है। तो प्रिसिपिटेट क्या होता है, तो प्रिसिपिटेट एक प्रकार का सॉलिड पार्टिकल्स है, यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाते हैं और वही सॉलिड पार्टिकल जो सॉल्यूशन से सेपरेट होते हैं उसी को हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम प्रिसिपिटेट का डिफिनीशन लिखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए प्रिसिपिटेट is a solid product which separate out from the solution during a chemical रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान हम क्या देखते हैं कि सॉल्यूशन से जो सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट होता है उसी को हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। अब एक एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो बच्चों इसमें आप देखो कि जाहिर सी बात है ये फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन हम आपको दिखा रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हो कि कैसे प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों जब हम पोटासियम आयोडाइड को, ये क्या होगा बच्चों, एक्वस फॉर्म में होगा, यानी पोटासियम आयोडाइड को जब हम लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं यानी PbNO3 का होल 2, और ये भी एक्वस होगा। तो पोटासियम आयोडाइड को जब लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, लीड आयोडाइड बनता है, यानी PbI2 सॉलिड स्टेट में ये बनेगा, और यही जो है वो आपको क्या कहलाएगा, ये सॉलिड स्टेट में होगा इसीलिए वो नीचे रहेगा, और साथ में आपको बनेगा पोटासियम नाइट्रेट KNO3, और ये हो गया लीड आयोडाइड, ये क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा इसीलिए ये नीचे रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि पोटासियम आयोडाइड की अगर हम बात करें तो पोटासियम आयोडाइड क्या होगा, कलरलेस होगा, जबकि लीड नाइट्रेट जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी कलरलेस होगा। और कलरलेस यहाँ पे आप देख रहे हो, यानी पोटासियम आयोडाइड जब लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्शन के बाद लीड आयोडाइड बना, और ये जो लीड आयोडाइड है यही आपका प्रिसिपिटेट होगा बच्चों, और इसका कलर जो होगा वो येलो होगा, यानी येलो प्रिसिपिटेट बनेगा, येलो PPT। ये जो लीड आयोडाइड है ना, यही आपको प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन है, यानी यही प्रिसिपिटेट है और इसका कलर जो होगा वो येलो होगा। जबकि अगर हम पोटासियम नाइट्रेट की बात करें तो पोटासियम नाइट्रेट का जो कलर होगा ये भी कलरलेस होगा, यानी इसका भी अपना कोई कलर नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि पोटासियम आयोडाइड को जब लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो दोनों एक्वस फॉर्म में है, और दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बन रहा है, लीड आयोडाइड बन रहा है प्लस पोटासियम नाइट्रेट बन रहा है। तो पोटासियम आयोडाइड कलरलेस है, लीड नाइट्रेट भी कलरलेस है, और रिएक्शन के बाद जो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो येलो प्रिसिपिटेट बन रहा है, और पोटासियम नाइट्रेट कलरलेस है। तो बच्चों आप देखोगे कि किसी किसी केमिकल रिएक्शन में जो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा वो येलो होगा या वाइट होगा, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि किस तरह का होगा। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, यानी किसी भी रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद होगा उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट
प्रोडक्ट में भी अगर हो गया तो इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। यानी जितने भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप देखोगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट अगर दोनों सेम है तो इस तरह के केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। यानी आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से क्या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन reactant equals to number of element present in product। कहने का मतलब बच्चों ये हो गया कि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट जितना होगा अगर उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट में भी है तो इस प्रकार के केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहोगे। और जिस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट में इक्वल नहीं है तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब जरा आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग कुछ बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में कंपेयर कैसे करेंगे। तो अभी जो मैं आपको कुछ केमिकल इक्वेशन बताऊंगा उस केमिकल इक्वेशन को फिर मैं आपको अगर बैलेंस नहीं होगा तो उसे बैलेंस करने के लिए सिखाऊंगा। यानी पहले तो हम चेक करेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है अथवा नहीं है। अगर बैलेंस है तो फिर उसे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर बैलेंस नहीं होगा तो हम उसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो आप देख सकते हो सबसे पहले अगर हम बात करें कि केमिकल इक्वेशन आखिरकार क्यों ज़रूरी पड़ा, तो अभी तक बच्चों हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा और केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने क्या देखा कि जिंक को जब हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो रिएक्शन के बाद जिंक क्लोराइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस बना। या मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने बर्न किया तो बर्न करने पर हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब बच्चों इन सभी चीज़ों को लिखना काफ़ी टफ वर्क हो जाता है, यानी इसी को अगर हम लैंग्वेज में लिखें तो लंबा चौड़ा लिखाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक साइंटिस्ट लोग क्या किए, क्यों ना इसे हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें। जब सारे एलिमेंट्स का सिंबल होता है तो अगर हम इसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो काफ़ी कम समय में हम सारे रिएक्शन को समझ सकते हैं। यानी वो पूरे रिएक्शन को आप एक लाइन में ही इक्वेशन के फॉर्म में ही आप समझ सकते हो कि आखिरकार कौन कौन सा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट हुआ और रिएक्शन के बाद कौन सा न्यू सब्सटेंस बना। तो केमिकल इक्वेशन से यही फ़ायदा है कि केवल इक्वेशन को ही देख करके हम पूरे रिएक्शन के बारे में जान सकते हैं कि आखिरकार इस रिएक्शन में क्या क्या हुआ है बच्चों। तो जैसा कि आप बात करते हैं जिंक, तो जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का बच्चों फार्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। तो जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप रिएक्ट करोगे तो जिंक सल्फेट बनता है, यानी ZnSO4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। और ये हाइड्रोजन गैस में एरो दे देंगे ताकि हाइड्रोजन गैस हल्का होता है। ऐसे भी जनरली अधिकतर गैस हम देखते हैं कि जिसका वेट लाइट होता है वो हमेशा ऊपर की ओर चला जाता है। तो हाइड्रोजन गैस का वजन जो होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाता है। अब बच्चों इसे हम चेक करेंगे कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो आप जो भी ऐसा इक्वेशन होगा उसमें आप क्या करोगे, एक तरफ जो रिएक्टेंट है इस रिएक्टेंट को आप लिखोगे LHS और दूसरे तरफ जो प्रोडक्ट है उसे आप लिखोगे RHS। यानी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन में भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट हो रहा है और पार्टिसिपेट करने के बाद जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो ये आपका हो जाएगा रिएक्टेंट और ये हो जाएगा प्रोडक्ट। तो इसे आप चेक करो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है बच्चों। तो जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। यहाँ भी वही एलिमेंट है, जिंक है आपका, जिंक के बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद सल्फर है, फिर ऑक्सीजन है। अब बच्चों इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करो कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना कितना है।
तो यहाँ पे बच्चों आपका जिंक जो है वो 1 है, हाइड्रोजन आपका 2 है और सल्फ़र यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। इसके बाद आप जिंक 2 देखोगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ये 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, सल्फ़र 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे आप देख रहे हो कितना है, 4 है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना कितना है। तो इधर अगर LHS में हम देखें और RHS में देखें तो दोनों तरफ कंपेयर अगर हम करें तो कंपेयर करने पे हमें ये पता चलता है कि LHS और RHS दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट दोनों में इक्वल होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन आपका हो गया, यह केमिकल इक्वेशन क्या है बच्चों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Zn प्लस H2SO4, ये जो आपका केमिकल इक्वेशन है ZnSO4 प्लस H2, ये क्या है बच्चों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन। अब इसी तरह से बच्चों हम दूसरा इक्वेशन लेंगे और उस इक्वेशन को देखेंगे कि आखिरकार वो बैलेंस है कि नहीं है। तो अब हम एक एलिमेंट लेते हैं सोडियम, और सोडियम को हम रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ। तो एक एलिमेंट आप ले लो सोडियम, और सोडियम को बच्चों आप वाटर के साथ रिएक्ट करो, H2O के साथ। तो सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो रिएक्शन के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसमें भी बच्चों एरो रहेगा। अब जरा हम देखें कि आखिरकार इसमें क्या क्या हो रहा है। तो सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्शन के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब देखते हैं कि आखिरकार ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसमें भी आप वैसे ही करो जैसे आपने ऊपर वाले इक्वेशन को बैलेंस किया है। तो ये हो गया आपका बच्चों LHS, इधर हो गया RHS। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखो, तो पहले क्या है बच्चों आपका सोडियम है, तो सोडियम हो गया, इसके बाद हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है LHS में। सेम उसी तरह से आप क्या करो RHS में भी ले लो, तो RHS में भी सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। तो सोडियम का नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। जबकि इसमें बच्चों आप देखो सोडियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 1 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 2 + 1 हो जाएगा 3। यानी बच्चों आपका यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब हमें क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। तो आप देख सकते हो कि सोडियम यहाँ 1 है और यहाँ भी सोडियम 1 है, ऑक्सीजन भी यहाँ 1 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। तो आप बच्चों यहाँ पर क्या करोगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर जो इक्वेशन है उसे लिख लो। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन है Na प्लस H2O और ये हो गया आपका NaOH प्लस H2। अब बच्चों हमें इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस आप कैसे करोगे, हाइड्रोजन बैलेंस करना है ना, क्योंकि इधर आपका हाइड्रोजन 2 है और इधर 3 है। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बच्चों कितना है, 2, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ 2 + 1 मिला करके 3 हो गया। तो अगर बच्चों यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया ना, जबकि यहाँ पर क्या है, 2 है और 1 3 ही है। तो यहाँ भी आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो 2 + 2 4 हो गया और इधर भी 2 × 2 4 हो गया, यानी इधर भी 4 हो गया। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 यहाँ है, यहाँ भी आपका ऑक्सीजन 2 है। लेकिन आप क्या देख रहे हो, इन सभी को बैलेंस करने के चक्कर में सोडियम जो है वो मेरा अनबैलेंस हो गया। यानी पहले सोडियम बैलेंस था लेकिन अभी हमारा क्या हो गया, सोडियम अनबैलेंस हो गया। तो एक काम करो आप, 2 सोडियम यहाँ है तो यहाँ भी अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आप देख सकते हो कि इधर भी आपका 2 सोडियम, इधर भी 2 सोडियम, इधर भी 4 हाइड्रोजन और इधर भी 4 हाइड्रोजन और इधर भी 2 ऑक्सीजन और इधर भी 2 ऑक्सीजन। यानी टोटल कहने का मतलब है अब यह जो इक्वेशन आपका हो गया बच्चों वो क्या हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन। यानी पहले अनबैलेंस था लेकिन हमने इसे क्या किया है, बैलेंस कर दिया है। तो इस तरह से कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर है तो उस केमिकल इक्वेशन को बच्चों आप बैलेंस कर सकते हो। फिर नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन हम लेते हैं, नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन बच्चों हम लेते हैं, यानी आप जो है हाइड्रोजन को नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करो। यानी हाइड्रोजन को जब हम नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन को नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करने पे
अमोनिया बनता है, NH3 बनता है। अब हम चेक करते हैं बच्चों पहले कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो उसी तरह से आप यहाँ भी लिखो, ये हो जाएगा आपका LHS और ये हो जाएगा RHS। तो यहाँ पर आपका दो ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और एक एलिमेंट नाइट्रोजन है। यहाँ भी एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और एक एलिमेंट नाइट्रोजन है। तो हाइड्रोजन आपका यहाँ बच्चों 2 है, जबकि नाइट्रोजन भी क्या है, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन आपका 3 है, लेकिन नाइट्रोजन क्या है, 1 है। तो आप देख सकते हो ये क्या है, अलग अलग है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो दोनों अलग अलग है। तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करना है। हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है, नाइट्रोजन भी अनबैलेंस है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो आप इस तरह से पहले इक्वेशन लिख लो, H2 + N2, और इस तरह से आपका क्या बना, अमोनिया बना। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर आपका 3 है और यहाँ 2 है। तो अगर आप यहाँ पे काम कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गया, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो गया। अब देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ हो गया 3 × 2 6, और यहाँ आपका हाइड्रोजन है 2। तो अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 2 6, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 हो गया। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। यानी इस तरह से यह जो केमिकल इक्वेशन आपका है वो भी क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। यानी जो भी केमिकल इक्वेशन होंगे उसे हम इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा केमिकल इक्वेशन है, मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो आपको मालूम होना चाहिए मीथेन का फॉर्मूला क्या है बच्चों। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, और इसे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। अब बच्चों आपको इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करोगे, बस जैसे पहले मैंने बताया है, यहाँ लिखोगे आप LHS, यहाँ लिखोगे RHS, और LHS में आपका पहले यहाँ पर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। उसी तरह से यहाँ पर आप क्या क्या लिखोगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ एलिमेंट बच्चों लिखो, तो कार्बन का नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, हाइड्रोजन का 4 है, ऑक्सीजन का 2 है। जबकि राइट हैंड साइड की बात करें तो कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 3 है। अब हमें क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि किसे हम बैलेंस करें। तो कुछ केमिकल इक्वेशन ऐसे होते हैं जो मैंने आपको बताया है कि पहले से भी बैलेंस रहेंगे, लेकिन जो पहले से बैलेंस नहीं है उसे बैलेंस करने के लिए आप इस तरह से पहले देख लो कि किस में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। तो पहले जो आपका ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप लिख लो। तो CH4 + O2, और रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है बच्चों, CO2 + H2O। तो बच्चों देखो इसे हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ आप देखो LHS में हाइड्रोजन 4 है, जबकि RHS में हाइड्रोजन 2 है। तो अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 × 2 4, हाइड्रोजन भी 4 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ आपका 2 और 2 × 1 2, यानी 2 + 2 4 ऑक्सीजन हो गया। जबकि इधर आप देखो, इधर आपका ऑक्सीजन कितना है, इधर आपका ऑक्सीजन 2 है। तो अगर आप यहाँ भी बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 2 × 2 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, इसी तरह से आपका 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया और 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, कार्बन भी आपका बैलेंस हो गया। यानी अब आप देख सकते हो ये जो केमिकल इक्वेशन है ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, यानी ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। इसी तरह से बच्चों आप ढेर सारा ले सकते हो केमिकल इक्वेशन, ढेर सारा। अब जैसे मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ, उसमें आप क्या करोगे, देखोगे कि कॉपर सल्फेट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट बनता है प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है। यानी इस केमिकल इक्वेशन में आप देख सकते हो, इस केमिकल इक्वेशन में जब कॉपर सल्फेट को यानी CuSO4 को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी NaOH के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है तो रिएक्शन के बाद सोडियम सल्फेट बनता है, यानी Na2SO4 बनेगा प्लस CuOH का होल 2 बन रहा है, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों हमें इसे बैलेंस करना है। देखेंगे पहले ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो जो प्रोसेस है सभी का बनाने का उसी तरह से आप इसे भी बनाओगे। तो इसमें भी बच्चों आप लिखो यहाँ पर LHS
और इधर लिखोगे आप RHS, LHS RHS, इसमें भी बच्चों हो जाएगा। तो LHS में आप देख सकते हो कि पहले कॉपर है, यानी कॉपर का एलिमेंट 1 है। सल्फ़र का एलिमेंट की बात करोगे तो 1 है। ऑक्सीजन भी आपका यहाँ पर ऑक्सीजन काउंट करो बच्चों तो 4 यहाँ और 1 यहाँ, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया आपका ऑक्सीजन। अगर सोडियम यहाँ पर देखोगे तो सोडियम 1 है। इसके बाद हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन भी 1 है। यानी काउंट करके पहले सारा नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लो। अब यहाँ भी आप कॉपर, सल्फ़र, ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन देखो। तो बच्चों यहाँ पर कॉपर आपका 1 है, सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 6 है, सोडियम 2 है और हाइड्रोजन 2 है। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर बैलेंस और अनबैलेंस चेक करना है। तो आप देखो कि यहाँ पर आपका जो है क्या क्या अनबैलेंस है और क्या क्या बैलेंस है। तो कॉपर तो पहले से बैलेंस है, सल्फ़र भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन आपका यहाँ अनबैलेंस है, सोडियम भी अनबैलेंस है, हाइड्रोजन भी आपका क्या है, अनबैलेंस है। तो पहले जो इक्वेशन आपका है वो इसे आप यहाँ लिख लो। तो क्या हो जाएगा, CuSO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और रिएक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है, Na2SO4 प्लस CuOH का होल 2 बन रहा है बच्चों। अब देखो आप इसे बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करो, पहले इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो LHS में। तो देखो RHS में 2 सोडियम, LHS में भी 2 सोडियम। अब आप काउंट करो ऑक्सीजन की, तो 2 × 1 2 हो गया, प्लस 4 यहाँ 6 हो गया। इधर काउंट करो बच्चों, 2 × 1 2 हो गया और इधर 4 है तो 4 2 6 हो गया। आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, कॉपर भी बैलेंस है, सल्फ़र भी आपका बैलेंस है, एक एक। यानी इस तरह से ये जो केमिकल इक्वेशन है वो भी बच्चों क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो सभी को बैलेंस करने का बच्चों एक ही तरीका है, सबको अच्छे से आप यहाँ पर लिख लो। और LHS RHS लिखने से क्या होता है कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो अनबैलेंस है, और उस एलिमेंट को बच्चों आप आसानी से इजी वे में बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम तोड़ेंगे, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड टूट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। तो ये इक्वेशन है AlOH का होल 3। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड टूट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है Al2O3 और वाटर बनता है H2O। तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, बस उसी तरह से जैसे आपने पहले लिखा है उसी तरह से इसे भी हम LHS RHS करेंगे। तो इधर आप लिख लो LHS रिएक्टेंट और इधर हो गया RHS आपका प्रोडक्ट। तो इसमें है एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना कितना है बच्चों वो आप लिख लो पहले। तो एल्युमिनियम आपका 1 है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है। सिमिलरली इसी तरह से एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिख लो आप। तो एल्युमिनियम आपका यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 3 1 4 है, हाइड्रोजन आप काउंट करोगे तो 2 है। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। तो इसे बैलेंस करने के लिए बच्चों आप क्या करोगे, देखो कि क्या मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन है वो क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी AlOH का होल 3, और ये टूट करके बन रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है। तो इसे बैलेंस करने के लिए आप क्या करो, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो बच्चों। तो ऑक्सीजन आपका यहाँ 4 है, जबकि LHS में आपका ऑक्सीजन 3 है। तो यहाँ 3 + 1 4 है और यहाँ 3 है। तो बच्चों अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 × 2 6 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ आपका 3 + 1 4 हो गया। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 1 3 अब +3 6 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, और 3 × 2 6 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। तो आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 × Al है, यानी 2 एल्युमिनियम हो गया। हाइड्रोजन की बात करोगे तो यहाँ आपका हाइड्रोजन 3 × 2 6 है, और इधर भी 3 × 2 6 है। यानी ओवरऑल कहने का मतलब है बच्चों, ये भी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया। यानी आप इसे क्या लिख सकते हो, बैलेंस इक्वेशन। तो इस तरह से आप सारे इक्वेशन को क्या करते हो, बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट इक्वेशन बच्चों हमारा है, जब अमोनिया को कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉपर बनता है, नाइट्रोजन बनता है और वाटर बनता है। यानी अमोनिया का फॉर्मूला बच्चों होता है NH3। तो अमोनिया को जब आप कॉपर ऑक्साइड यानी
CuO के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनता है, कॉपर प्लस N2 नाइट्रोजन प्लस वाटर बनेगा H2O। तो इसे भी बैलेंस करने के लिए सेम वही प्रोसेस है। क्या क्या आप लिखोगे, तो पहले आप लिखो यहाँ पर LHS, फिर यहाँ पे लिखो RHS। तो LHS में बच्चों हो जाएगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 1 है। RHS में भी आप लिखो नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कॉपर 1 है आपका, और ऑक्सीजन कितना है बच्चों, ऑक्सीजन 1 है। अब हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए बच्चों ये जो होगा ना वो 2-3 स्टेप में बैलेंस होगा। अब 2-3 स्टेप में कैसे बैलेंस होगा, सो आप देखो, तो यहाँ पर पहले जो बैलेंस करना है वो आप पहले इक्वेशन लिख लो। यहाँ NH3 प्लस CuO हो गया, फिर हो गया बच्चों आपका Cu प्लस N2 प्लस H2O। पहले बच्चों आप क्या करो, यहाँ पर आप नाइट्रोजन को बैलेंस करो, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ 1 है और यहाँ आपका 2 है। तो नाइट्रोजन को जब आप बैलेंस करोगे तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के दौरान क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। अब आप देख रहे हो जब नाइट्रोजन को बैलेंस किए तो काउंट करो, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 × 2 6 हो गया, जबकि यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो एक काम कर सकते हो आप यहाँ पर, यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन इधर भी हो गया और 3 × 6 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। तो नाइट्रोजन तो आपका बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखो आप, तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। तो अगर आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 × 1 ऑक्सीजन भी 3, 3 × 1 ऑक्सीजन भी 3, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन इन सब के दौरान बच्चों हम क्या देख रहे हैं, कॉपर हमारा अनबैलेंस हो गया। यहाँ 3 कॉपर है, तो आप यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका कॉपर भी बैलेंस हो जाएगा। तो इस 2-3 स्टेप में बच्चों बना है, यानी ऐसे कुछ इक्वेशन आपको आगे मिलेंगे जो कि 2-3 स्टेप में जो है वो बैलेंस होंगे। तो 2-3 स्टेप में बैलेंस होंगे, तो इस तरह से आप उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। यानी अब ऐसे इक्वेशन को हम लिख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन। अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हो जैसा कि नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल 2, इसे जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बनता है प्लस H2O बनेगा। यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर बनता है। तो इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे बच्चों, सेम उसी तरह से। ये हो गया आपका LHS, ये हो गया RHS। तो LHS में मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। यानी LHS में जो एलिमेंट्स हैं वो है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है और क्लोरीन 1 है। सिमिलरली अगर हम बात करें RHS की तो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है। अब हम लोग को इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम बैलेंस है, हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 1 है और क्लोरीन 2 है, और ऑक्सीजन जो है आप देख सकते हो ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यानी हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो होगा MgOH का होल 2 प्लस HCl और ये हो जाएगा MgCl2 प्लस H2O। तो इसे बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑक्सीजन इधर भी और 2 ऑक्सीजन इधर भी। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका 2 × 1 यानी 2 हाइड्रोजन और यहाँ 1 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन तो अनबैलेंस हो गया।
अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए राइट साइड में 2 × 2 4 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 हाइड्रोजन इधर भी और 2 हाइड्रोजन इधर भी। इस तरह से आप देख सकते हो कि 4 हाइड्रोजन LHS में भी और 4 हाइड्रोजन RHS में भी है, और 1 मैग्नीशियम LHS में और 1 मैग्नीशियम RHS में। इसके बाद 2 क्लोरीन LHS में और 2 क्लोरीन RHS में। यानी इस तरह से हम देख सकते हैं कि LHS और RHS में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इक्वल हो गया। यानी ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, यानी बैलेंस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस इक्वेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्शन के बाद वाटर बनता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ले लिए और इसे जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो रिएक्शन के बाद वाटर बनेगा यानी H2O और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनेगा। अब इसे चेक करते हैं कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और इधर आप देख सकते हो 2 + 1 3 ऑक्सीजन है। फिर जबकि LHS की बात अगर करोगे तो LHS में 2 ऑक्सीजन है और सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, यानी ये भी क्या है, अनबैलेंस है। तो आप यहाँ पे लिख लो LHS और ये हो गया RHS। तो LHS में हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आपका 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 2 है। RHS में हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 3 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इसे हमें बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले जो आपका इक्वेशन है उसे आप लिख लो, यानी H2S प्लस ऑक्सीजन हो गया O2 और रिएक्ट हुआ H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बना। तो बच्चों बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 4 यानी 4 क्या हो गया आपका ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 × 1 2 और प्लस 1 3 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ भी अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 × 1 2 और इधर 2, तो 2 + 2 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गया और 2 × 2 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। इसके बाद हम चेक करते हैं हाइड्रोजन की, तो 2 × 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, जबकि यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है। तो इनकेस अगर हम 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे हम क्या देखते हैं कि 2 × 2 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया और 2 × 2 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। लेकिन बच्चों जब इस तरह से हम 2 से इधर भी मल्टीप्लाई किए, इधर भी मल्टीप्लाई किए, तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो गया। और बैलेंस के दरमियान हम देख सकते हैं कि यहाँ सल्फ़र जो है वो हमारा अनबैलेंस हो गया। तो सल्फ़र को बैलेंस करने के लिए अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 सल्फ़र ज़रूर हो गया, लेकिन अब क्या हो गया कि सल्फ़र को बैलेंस करने के चक्कर में ऑक्सीजन हमारा अनबैलेंस हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 2 × 2 4 है और यहाँ 2 और 2 × 2 4 + 2 यानी 6 हो गया ऑक्सीजन इधर, जबकि इधर आपका ऑक्सीजन 4 ही है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 से ना करके हम क्या करेंगे बच्चों, 3 से करेंगे। अब 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारा जो ये केमिकल इक्वेशन होगा, ये केमिकल इक्वेशन अब आप देख सकते हो कि पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गया, यानी ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन है कि आयरन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है, यानी Fe2O3 बनेगा, जिसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं। तो अब बच्चों आप इसे बैलेंस करोगे, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप क्या करो, LHS, यहाँ पे हो गया RHS। तो LHS में सबसे पहले आयरन है Fe और ऑक्सीजन है, तो आयरन का एलिमेंट्स 1 है और ऑक्सीजन 2 है। जबकि RHS की बात करें तो RHS में आयरन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 3 है। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि आयरन का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है और ऑक्सीजन का कितना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आयरन आपका 1 है और ऑक्सीजन 2 है LHS में, जबकि RHS में आयरन 2 है और ऑक्सीजन 3 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में
Fe+O2 है और ये है Fe2O3। अगर हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 × 2 6 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में आयरन जो है हमारा है वो अनबैलेंस हो गया। यहाँ पर आयरन 4 है जबकि यहाँ पर आयरन 1 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 आयरन इधर भी हो गया और इधर भी 2 × 2 4 हो गया, इधर 3 × 6 ऑक्सीजन हो गया और इधर भी 3 × 6 2 ऑक्सीजन हो गया। यानी 3 × 2 6 ऑक्सीजन इधर भी और 3 × 2 6 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। इस तरह से ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है वो केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो गया। यानी आप इसे लिख सकते हो बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन है जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सोडियम को जब बच्चों हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा यानी Na2O बनेगा। अब इसे आप बैलेंस करो तो पहले लिखो LHS, LHS में हो गया सोडियम Na, इसके बाद आपका हो गया ऑक्सीजन, फिर ये है RHS, RHS में Na सोडियम और O हो गया ऑक्सीजन। तो इसे बैलेंस करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका इक्वेशन है वो लिखो सोडियम प्लस ऑक्सीजन और इसके बाद हो गया Na2O। तो इसे बच्चों में बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है जबकि यहाँ ऑक्सीजन 2 है। तो अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में सोडियम हमारा अनबैलेंस हो गया। तो सोडियम आप RHS में देख सकते हो 2 × 2 4 हो गया, जबकि LHS में जो आपका सोडियम है वो 1 है। तो यहाँ पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो LHS और RHS दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इक्वल हो जाएगा। यानी ये जो इक्वेशन आपका हो गया ये इक्वेशन है बैलेंस इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन बच्चों हमारा है कि जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम का हो गया Mg और ऑक्सीजन का हो गया O2। तो मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसे भी बैलेंस करने का वही रूल है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे LHS और ये हो गया आपका RHS। तो LHS में मैग्नीशियम ऑक्सीजन, RHS में भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब आपको इसे बैलेंस करना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट पहले लिख लो। तो इधर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, जबकि इधर आपका मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो बच्चों इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है Mg + O2 रिएक्ट होकर के MgO बनेगा। तो अगर हम इधर बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ऑक्सीजन हो गया और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में मैग्नीशियम क्या है वो भी अनबैलेंस हो गया। तो इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी अब जो ये इक्वेशन हो गया वो बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। और इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं और ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट इक्वेशन है बच्चों बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को जब एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के बाद एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फेट बनता है। तो यहाँ जो आपका इक्वेशन है वो इक्वेशन है कि बेरियम क्लोराइड को यानी BaCl2 को जब आप एल्युमिनियम सल्फेट के साथ यानी Al2SO4 का होल 3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो रिएक्शन के बाद आपका एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा यानी AlCl3 बनेगा और प्लस बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्शन के बाद एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट बनता है। तो इसे आप बैलेंस करने के लिए पहले लिखोगे LHS और ये हो गया आपका RHS। तो LHS में कौन कौन सा एलिमेंट है स्टूडेंट्स, तो Ba यानी बेरियम है, इसके बाद क्लोरीन है, इसके बाद एल्युमिनियम है, इसके बाद सल्फेट SO4 है, इसको आप एक साथ लिख लो। तो बेरियम की बात करेंगे तो बेरियम का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 1 है, क्लोरीन का 2 है, एल्युमिनियम का भी 2 है और सल्फेट का 3 है। सिमिलरली इसी तरह से आप अलग अलग लिख लो इधर बेरियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम और सल्फेट।
तो जब इधर भी आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट लिखोगे तो बेरियम 1 हो जाएगा, क्लोरीन 3 हो जाएगा, एल्युमिनियम 1 हो जाएगा और सल्फेट 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसे बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हो कि कैसे आप इसे बैलेंस करोगे। तो सबसे पहले देखो बेरियम जो है वो आपका बैलेंस्ड है। बेरियम क्या है बच्चों? बैलेंस्ड है। क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 3 है। इसके बाद आप देख सकते हो एल्युमिनियम यहाँ 2 है और एल्युमिनियम यहाँ 1 है। सल्फेट की बात करोगे तो सल्फेट आपका यहाँ 3 है और यहाँ सल्फेट 1 है। तो बैलेंस करने के लिए बच्चों सबसे पहले आप यहाँ जो आपका ये ओरिजिनल फॉर्म है इक्वेशन उसे लिख लो, यानी ये है BaCl2 बेरियम क्लोराइड। इसके बाद है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3। इसके बाद रिएक्शन के बाद है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और इसके बाद है बेरियम सल्फेट BaSO4। तो जब इसे हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इधर एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एल्युमिनियम 2 हो गया और क्लोरीन यहाँ 3 × 2 6 हो गया, जबकि यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे भी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 × 2 6 हो गया, यहाँ पर क्लोरीन 2 × 3 6 हो गया क्लोरीन। एल्युमिनियम 2 यहाँ हो गया, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 हो गया। सल्फेट यहाँ पर 3 है और यहाँ पे सल्फेट 1 है और यहाँ पे बेरियम 3 है। अगर हम यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम देख सकते हैं कि बेरियम भी 3 हो गया, सल्फेट भी 3 हो गया और इधर भी बेरियम हो गया। यानी इस तरह से जो हमारा इक्वेशन है वो इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो गया। यानी इस तरह से आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को लिख करके किसी भी केमिकल इक्वेशन को बहुत आसानी से और बहुत कम समय में अच्छे से इसे आप बैलेंस कर सकते हो। इस तरह का जो भी केमिकल इक्वेशन है, ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, यानी केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी तक आपने सारे केमिकल रिएक्शन जितने भी थे सभी को बैलेंस करने के लिए सीखा है। अब हम कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद इसका सेकेंड टाइप्स होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ही बच्चों बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 तरह का होता है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद इसी का सेकेंड टाइप होता है फोटो डिकम्पोजिशन। और इसका थर्ड टाइप होता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह के होते हैं। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है फोटो डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। अब थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये भी आपका 3 तरह का होता है, थर्मल डिस्प्लेसमेंट, फोटो और इलेक्ट्रो। यानी इसे भी आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हो। इसे भी आप जब 3 तरह के कैटेगरी में यानी 3 टाइप्स में बांटोगे तो एक हो जाएगा आपको थर्मल, इसके बाद हो जाएगा फोटो सेकेंड और थर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रो। फिर फोर्थ नंबर की हम बात करें तो फोर्थ नंबर डिस्प्लेसमेंट में ही इसी का एक नेक्स्ट टाइप है जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके बाद इसका फिफ्थ टाइप है जिसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन। यानी बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन के टोटल 5 टाइप्स हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिर रेडॉक्स रिएक्शन।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इसके 3 टाइप्स हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो इसे भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, थर्मल, फोटो और इलेक्ट्रो। अब हम 1 बाय 1 करके स्टूडेंट्स एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके सिंगल सब्सटेंस का फॉर्म करता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो बच्चों कि दोज substance in which two or more substance combine to form a single substance are called combination reaction। यानी ये इसका डिफिनीशन हो जाएगा बच्चों कि दोज सब्सटेंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके सिंगल सब्सटेंस का फॉर्म करता है, ऐसे सब्सटेंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर हम कुछ एग्जांपल लें, यानी अगर हम इसके इक्वेशन की बात करें तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के बाद क्या बनता है बच्चों, वाटर। सबसे सिंपल इक्वेशन है कि जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब आप इसे बैलेंस करो तो यहाँ पे H2O है, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 4, फिर ये हो जाएगा 2, और इस तरह से ये पूरी तरह से बैलेंस हो गया। सिमिलरली जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी MgO। फिर इसे बैलेंस कर दो आप, तो आप यहाँ देख रहे हो 2 है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन हो करके सिंगल सब्सटेंस का फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जब 2 सब्सटेंस कंबाइन होकर के सिंगल सब्सटेंस का फॉर्म करता है तो ऐसा रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। फिर इसी तरह से अगर हम कुछ और लें एग्जांपल, तो कार्बन ऑक्साइड, इसके बाद इसको जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यानी CO2। बैलेंस आप कर लो इसे, तो 2 हो जाएगा इधर और इधर भी 2 हो जाएगा, तो 4 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ सेम इसी तरह से जब हम सल्फर ऑक्साइड को रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, और फिर इसे बैलेंस कर दो बच्चों। यानी आप देख सकते हो कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्म कर रहा है, यानी इस तरह के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और भी अगर कुछ एग्जांपल लेना है आपको तो और भी आप कुछ एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO हो गया प्लस वाटर H2O हो गया, और इसे जब हम रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी CaOH का होल 2 बनता है। फिर अगर हम बात करें अमोनिया की, यानी NH3 की, तो अमोनिया को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो रिएक्ट करने पे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनेगा। ओवरऑल आप सारे रिएक्शन में देख सकते हो कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जो है वो आपस में रिएक्ट करके सिंगल सब्सटेंस का फॉर्म कर रहा है, और इस तरह के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी ये पूरा रिएक्शन क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी सेकेंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें कोई एक कंपाउंड जो है मतलब ठीक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट हो जाएगा। कोई सिंगल कंपाउंड स्प्लिट होकर के दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में जब टूटता है तो ये पूरा रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। यानी आप कह सकते हो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक अपोजिट है। तो इसके डिफिनीशन की अगर हम बात करेंगे तो इसका डिफिनीशन आप इस तरह से लिख सकते हो, दोज रिएक्शन इन विच a compound split up into two or more simpler substance, are known as decomposition रिएक्शन। यानी आप कह सकते हो कि जब कोई एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट होकर के दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है तो ऐसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और इसे आप ये भी कह सकते हो कि ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, अपोजिट है। यानी आप लिख सकते हो इट इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी ये जो रिएक्शन आपका है ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट भी है, क्योंकि उसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो टूट करके सिंगल सब्सटेंस बनता था। यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करके सिंगल सब्सटेंस बना, जबकि इसमें सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर के दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में बट रहा है। इसीलिए ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये तीन तरह का होता है। तो इसमें जो है ये आपका सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी थर्मल डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो कि व्हेन अ decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition रिएक्शन। और इसे आप थर्मोलाइसिस भी कह सकते हो, यानी इसी को हम लोग थर्मोलाइसिस भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड थर्मोलाइसिस। यानी इसमें क्या देख रहे हो कि आपको क्या करना पड़ रहा है बच्चों, हीट देना पड़ रहा है। यानी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो सिंगल सब्सटेंस है उसको वो रिएक्ट कैसे करेगा, तो आपको हीट देना पड़ेगा, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे आप देख सकते हो कि फेरस सल्फेट है और फेरस सल्फेट को जैसे कि आप हीट करोगे तो ये सॉलिड स्टेट में होगा, तो हीट जैसे ही हम करेंगे तो ये Fe2O3 बनेगा, ये भी सॉलिड स्टेट में होगा। इसके बाद सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ये गैसोस स्टेट में होगा, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 ये भी गैसोस स्टेट में बनेगा। तो ये जो आप हीट दिए हो ना, इसलिए क्या कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये जो है आपका फेरस सल्फेट वो क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा, जैसे आपको पता होगा ये सॉलिड स्टेट में होगा। जब इसे हम हीट देंगे तो ये क्या होगा, स्प्लिट होगा, और स्प्लिट होकर के Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में बनेगा। और ये जो Fe2O3 होगा इसका कलर जो होगा वो क्या होगा, ब्राउन। फिर हम बात करें नेक्स्ट इक्वेशन की कि लीड नाइट्रेट को PbNO3 का होल 2 को, ये भी सॉलिड स्टेट में होगा, और इसे भी जब हम हीट देंगे तो ये क्या बनेगा, लीड ऑक्साइड PbO, ये सॉलिड स्टेट में होगा, और इसका कलर क्या हो जाएगा बच्चों, येलो, जबकि इससे पहले जो इसका कलर होगा वो कलरलेस होगा।
यानी लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो लीड ऑक्साइड बनेगा येलो कलर का, ठीक है, येलो कलर का बनेगा। और ये येलो कलर का क्या होगा बच्चों, प्रिसिपिटेट, क्या होगा, प्रिसिपिटेट। फिर आपका बनेगा NO2, ये गैसोस स्टेट में होगा और इसका जो कलर होगा वो ब्राउन होगा और प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगा। तो लीड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो लीड ऑक्साइड बनेगा, ठीक, PbO बनेगा प्लस NO2 बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो पार्ट है थर्मल रिएक्शन, उसी के कैटेगरी में ये आएगा आपका। कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन लिखेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passed through acidified water to decompose the substance into its byproduct is called electrodecomposition रिएक्शन। कहने का मतलब बच्चों यह हो गया कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे एसिडिफाइड वाटर में तो वो डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट हो जाएगा और इसी रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं और इसे इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बच्चों हम रिएक्शन अगर देखते हैं तो सबसे पहले आप वाटर ले लो और वाटर में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करो। तो वाटर में जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट देने पे क्या होगा, वो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेपरेट हो जाएगा। तो जब वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो पास कराने पे वाटर जो लिक्विड स्टेट में होगा, जैसे ही हम इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या होगा, गैसोस स्टेट में होगा। तो ये कहलाता है आपको इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह से जब हम सोडियम क्लोराइड में करंट पास करेंगे तो सोडियम क्लोराइड में करंट पास करने पे क्या होगा बच्चों, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो एक और इक्वेशन आप ले सकते हो NaCl, NaCl में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो NaCl क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा और जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो सोडियम Na प्लस क्लोरीन बनेगा। ये जो क्लोरीन होगा वो आपको गैसोस स्टेट में होगा और सोडियम जो होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा। तो सोडियम क्लोराइड में भी जब करंट पास करेंगे, पास करने पे प्रोडक्ट में सोडियम और क्लोरीन सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद एक और आप ले सकते हो एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो Al2O3, इसमें भी जब आप करंट पास करोगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो सिमिलरली आप देखोगे कि क्या होगा, एल्युमिनियम सॉलिड स्टेट में होगा और ऑक्सीजन जो है वो गैसोस स्टेट में होगा, यानी ये आपका सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारा फोटोलाइसिस, यानी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन आप लिख सकते हो कि व्हेन अ सब्सटेंस is exposed to sunlight, it decomposes to its by product
is called photo decomposition reaction. Photo decomposition reaction, और इसे ही हम लोग फोटोलाइसिस भी कहते हैं, यानी ऑल्सो कॉल्ड फोटोलाइसिस। तो बच्चों आप देख सकते हो कि जब हम इसे सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, इसमें आप देख सकते हो कि सनलाइट के प्रेजेंस में रखने पे ही, जैसे सिल्वर क्लोराइड ले लेते हैं AgCl, तो AgCl सिल्वर क्लोराइड ये सॉलिड स्टेट में हो गया, और इसको सनलाइट के प्रेजेंस में आप रखोगे तो क्या होगा, Ag यानी सिल्वर अलग हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्लोरीन जो है वो अलग हो जाएगा। ये जो Ag होगा ये भी सॉलिड स्टेट में होगा, क्लोरीन जो होगा वो येलो ग्रीन होगा इसका कलर, और इसका सिल्वरी वाइट होगा, और पहले से जो इसका कलर होगा वो वाइट होगा। इसी तरह से आप सिल्वर ब्रोमाइड ले लो AgBr, इसे भी सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो आप देखोगे कि सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। और बैलेंस करने के लिए तो आपको मैंने पहले सिखाई है किस तरह से बैलेंस होता है, आप इसे बैलेंस कर लेना। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्ट करने पे सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को अब जो हम पढ़ेंगे वो रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसा कि आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते किसको हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। यानी अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो इसका डिफिनीशन बच्चों हो जाएगा कि दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट takes the place of another element in a compound is known as displacement reaction। यानी बच्चों आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक एलिमेंट क्या करता है दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। यानी जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। जैसे आप देखो मैं आपको एक रिएक्शन बताने जा रहा हूँ Fe, ये आयरन हो गया, तो Fe यानी आयरन हो गया। अब इसे जब हम CuSO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी CuSO4 यानी क्या हो जाएगा बच्चों, कॉपर सल्फेट। तो आयरन को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो ब्लू कलर होगा। तो आयरन को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। यानी आयरन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और खुद इसकी जगह ले लेगा और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा FeSO4 और प्लस Cu। यानी इस तरह के रिएक्शन को बच्चों हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। तो ये जो आपको FeSO4 बना है इसे हम कहते हैं फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और इस फेरस सल्फेट का जो कलर होगा वो ग्रीन हो जाएगा। और ये जो आपको बना कॉपर, इसका कलर होगा रेडिश ब्राउन।
तो आप देख सकते हो कि इस रिएक्शन में आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए आयरन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह लेकर के फेरस सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर बनेगा। सिमिलरली इसी तरह का एक और रिएक्शन बच्चों हम लेते हैं। तो इस रिएक्शन में जैसे कि आप देखो, आयरन के अलावा आप क्या करो, जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करो, तो जिंक हो जाएगा Zn और कॉपर सल्फेट CuSO4। तो जैसा कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज में मालूम होगा, जिंक जो है वो कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और खुद इसकी जगह लेकर के ZnSO4 बनेगा प्लस कॉपर बनेगा। यहाँ पर अगर हम देखें कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होगा वो ब्लू होगा और जिंक सल्फेट का जो कलर होगा वो बच्चों कलरलेस होगा, यानी इसका कोई कलर नहीं होगा, जबकि कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हो जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसके कारण जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर रहा है और खुद उसकी जगह लेकर के जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस तरह का जो भी बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें आपको एक बात नोट करने की है, आप नोट कर लो इसको कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। यानी जो हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, वही लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करेगा। ये बात नोट कर लेना बच्चों कि सिर्फ और सिर्फ हाईली रिएक्टिव मेटल ही लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। अगर आप कोई लो रिएक्टिव मेटल लेते हो और उसको जब हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे ना, तब वो डिस्प्लेस नहीं होगा, तब उस केस में नो रिएक्शन होगा, क्योंकि लो रिएक्टिव मेटल जो है वो कभी भी हाईली रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं करेगा। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ठीक ये क्या है, जैसे उसमें एक एलिमेंट ना डिस्प्लेस हो रहा था, इसमें एक ही रिएक्शन में बच्चों दो रिप्लेसमेंट होगा, यानी दो एलिमेंट क्या होगा, एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम ही से पता है डबल, यानी दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स react by exchanging their ions to form two new substance are called double displacement reaction। double डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी बच्चों आप यहाँ देख सकते हो कि एक ही रिएक्शन में क्या होगा कि दो एलिमेंट जो है वो एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। जैसे हम बेरियम क्लोराइड BaCl2 की बात करें, तो BlCl2 को जब आप सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो बच्चों क्या होगा, बेरियम जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करके क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट BaSO4। जबकि सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो बार डिस्प्लेस हो रहा है। एक बार जब बेरियम क्लोराइड को हम सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किए तो बेरियम जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले लिया और बेरियम सल्फेट बन गया। जबकि सोडियम जो है वो बेरियम को डिस्प्लेस करके, यानी सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बन गया। तो इसका अगर आप नाम लिखोगे तो ये हो जाएगा बेरियम क्लोराइड, जबकि ये है सोडियम सल्फेट और रिएक्शन के बाद बच्चों बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड।
यानी इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा, ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ जो बेरियम क्लोराइड होगा वो कलरलेस हो जाएगा, जबकि सोडियम सल्फेट भी कलरलेस होगा। और ये जो बेरियम सल्फेट आपका बना, ये बेरियम सल्फेट वाइट प्रिसिपिटेट होगा, यानी इसका कलर वाइट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रिसिपिटेट में कहीं कहीं वाइट प्रिसिपिटेट, कहीं कहीं येलो प्रिसिपिटेट होता है, तो यहाँ पे वाइट प्रिसिपिटेट होगा। सिमिलरली एक और रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। तो AgNO3 को बच्चों जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो कि जैसे ऊपर हुआ है ठीक इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर जो है वो सोडियम को रिप्लेस कर देगा और AgCl बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। और ये आपका रिप्लेस हो गया, और रिप्लेस होकर के यहाँ पर सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। तो यहाँ भी दो बार रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे बच्चों नोट करने वाली एक यह बात है कि इस तरह का कोई भी रिएक्शन होगा उसमें जो इनसॉल्युबल सॉलिड होगा, जो इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्म होगा, वही इनसॉल्युबल सॉलिड जो है वो सॉल्यूशन से सेपरेट होगा और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रिसिपिटेट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रिसिपिटेट क्या है। तो किसी भी सॉल्यूशन में से जो इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है और उसे जो सेपरेट किया जाता है वही इनसॉल्युबल सॉलिड प्रिसिपिटेट कहलाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एनी रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन में बच्चों, एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड is formed that separate from the solution is called precipitate। यानी किसी भी सॉल्यूशन से बच्चों जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्ट को हम सेपरेट करते हैं उसी को प्रिसिपिटेट कहते हैं, और ये पूरा प्रोसेस प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। तो इसके बाद आप एक और चीज लिख सकते हो, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। कहने का मतलब बच्चों ये हो गया कि किसी भी रिएक्शन में जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वही इनसॉल्युबल सॉलिड जो फॉर्म होता है किसी भी सॉल्यूशन से, तो उन इनसॉल्युबल सॉलिड को जो हम सेपरेट करते हैं वही आपका प्रिसिपिटेट कहलाता है, और ये पूरा का पूरा रिएक्शन प्रिसिपिटेट रिएक्शन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तो रेडॉक्स रिएक्शन को बच्चों देखो, इसमें दो बातें होती है, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन में दो बातें होंगी, एक रिडक्शन होगा और दूसरा ऑक्सीडेशन होगा। यानी इसमें आपका दो रिएक्शन होगा, एक रिडक्शन होगा और दूसरा ऑक्सीडेशन होगा। एक एक करके बच्चों हम सभी के बारे में जानेंगे कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो पहले हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में बच्चों दो बातें होंगी, एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या इसका ठीक उल्टा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। यानी या तो इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा या अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो आप इसको लिख सकते हो, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस is called oxidation, is called oxidation। यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और ठीक इसका उल्टा आप एक और लिख सकते हैं, इसको दो तरीके से इसे कहा जा सकता है, रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, removal of hydrogen from a substance is called oxidation। यानी बच्चों आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन में दोनों बातें होंगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, दोनों जो है वो आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब आप देखो रिडक्शन, रिडक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन की हम बात करें तो ये ठीक ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। ऑक्सीडेशन में आपको ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, जबकि इसमें बच्चों क्या होगा आपका कि हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। यानी अगर आप ऑक्सीडेशन याद कर लेते हो तो रिडक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक उसका रिवर्स होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ बच्चों, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है जबकि हाइड्रोजन रिमूव होता है, और रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो आप इसे लिख सकते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। या एक और लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी दोनों बातें हो सकती है बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन कहलाएगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल बच्चों लेते हैं तो आप देख सकते हो कि किसमें ऑक्सीडेशन होगा, किसमें रिडक्शन होगा। जैसे एक केमिकल रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, वो है आपका कॉपर ऑक्साइड। यानी कॉपर ऑक्साइड को जब आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो रिएक्शन के बाद आपको क्या बनेगा बच्चों, कॉपर और वाटर बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से, ये जो है आपका, यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। और नेक्स्ट में देखो बच्चों, यहाँ पे पहले से ऑक्सीजन था ना कॉपर ऑक्साइड के साथ, लेकिन अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं ना है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, रिडक्शन कहलाएगा। यानी आप समझ सकते हो कि कहाँ ऑक्सीडेशन होगा और कहाँ रिडक्शन होगा। तो जहाँ ऑक्सीजन ऐड होगा वहाँ ऑक्सीडेशन होगा और जहाँ ऑक्सीजन रिमूव होगा वहाँ रिडक्शन होगा। अगर हम ऑक्सीडाइज की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से एक दूसरा केमिकल रिएक्शन हम ले रहे हैं, जिंक ऑक्साइड ZnO। तो जिंक ऑक्साइड को जब आप कार्बन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर बच्चों कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो गया, यानी ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और पहले से आप देखो यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन था ना, लेकिन अब क्या हो गया है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया है ना, यानी ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें ऑक्सीडाइज की, तो ऑक्सीडाइज कार्बन हो जाएगा, रिड्यूसिंग जिंक ऑक्साइड हो जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिंक ऑक्साइड होगा, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से एक और केमिकल रिएक्शन हम लोग लेते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड मोस्ट कॉमन है आपका है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को जब क्लोरीन के साथ बच्चों रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्शन के बाद सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पे बच्चों आप देखो क्लोरीन है और यहाँ पर क्या देख रहे हो, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, यानी ये कहलाएगा आपका रिडक्शन। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन था ना,
हाइड्रोजन अब क्या हो गया बच्चों, यहाँ से रिमूव हो गया है ना, पहले हाइड्रोजन था लेकिन अब हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी इस तरह से आप देख सकते हो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो रहा है बच्चों, दोनों साथ साथ हो रहा है। यानी आप रिएक्शन को देख करके समझ सकते हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरह से कहलाएगा और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस रिएक्शन में अगर हम ऑक्सीडाइज की बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जबकि अगर रिड्यूस की बात करें तो क्लोरीन जो होगा वो रिड्यूस होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो क्लोरीन होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। सिमिलरली एक और रिएक्शन हम लोग लेते हैं मैग्नीज ऑक्साइड MnO2। तो मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्शन के बाद बनेगा मैग्नीज क्लोराइड MnCl2, और इसके बाद आपका क्लोरीन बनेगा, ठीक है, और फिर वाटर बनेगा H2O। इसके बाद बच्चों आप देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है। तो पहले यहाँ पे बच्चों देखो ऑक्सीजन है, लेकिन अब यहाँ पर क्लोराइड हो गया, तो ऑक्सीजन तो रिमूव हो गया ना, यानी यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा बच्चों, रिडक्शन कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया है। तो हाइड्रोजन पहले था, अभी हाइड्रोजन अलग हो गया, यानी रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा, और आप रिएक्शन को देख करके समझ सकते हो कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है PbO लीड ऑक्साइड। तो PbO को बच्चों जब हम कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्शन के बाद Pb प्लस क्या बनेगा बच्चों, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं ना, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो ये होगा आपका ऑक्सीडेशन। और देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया है, तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। अब यहाँ पे हम बात करें ऑक्सीडाइज की, तो कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा, लीड ऑक्साइड PbO रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे तो PbO जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो कार्बन जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है H2S, और अब H2S को आप आयोडीन के साथ रिएक्ट करो, तो H2S प्लस I2 रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड Hi और प्लस सल्फर। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है नहीं ना, तो हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, जबकि यहाँ पर देखो आप हाइड्रोजन है ना, तो ये क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। अब यहाँ देखो पहले से हाइड्रोजन था ना, लेकिन अब यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन यहाँ पर यहाँ हो जाएगा और रिडक्शन ये हो जाएगा बच्चों। अब हम बात करें ऑक्सीडाइज सब्सटेंस की, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा, जबकि I2 क्या हो जाएगा, आयोडीन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो आयोडीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट में हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग होगा और कौन सा रिड्यूसिंग होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं कोराइजन की, यानी कोराइजन क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी मेटल पर एयर, वाटर, एसिड के द्वारा अटैक किया जाता है तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड बन जाता है, यानी एक लेयर बन जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोराइजन कहते हैं। पूरा प्रोसेस कोराइजन कहलाता है। और कोराइजन के कारण क्या होता है बच्चों, बहुत कुछ डैमेज होता है। जैसे कार बॉडीज़ की बात करें वो डैमेज होता है, ब्रिज डैमेज होता है, आयरन का जो भी पार्ट्स है वो डैमेज होता है। तो सबसे पहले अगर हम डिफिनीशन लिखें कि कोराइजन की, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि व्हेन अ मेटल is attacked by, when a metal is attacked by substance
around it such as air, water, acid, etc. It reacts and form layer of ऑक्साइड। तो जब किसी मेटल के ऊपर एयर, वाटर और एसिड के द्वारा अटैक किया जाता है तो रिएक्ट करके उसके ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड बन जाता है, ऑक्साइड का एक परत जम जाता है। ये पूरा प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोराइजन। यानी ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, कोराइजन कहलाता है। अब एक नोट करने वाली बात है बच्चों कि कोराइजन काउजेस डैमेज, यानी कोराइजन क्या करता है, उस बॉडीज को डैमेज कर देता है, यानी मेटल का जो बॉडीज रहता है ना उसे डैमेज कर देता है। डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, ETC। यानी जो भी मेटल का बॉडीज होता है ना उस बॉडीज को डैमेज कर देता है। अगर हम इसमें केमिकल रिएक्शन की बात करें तो फॉर एग्जांपल आयरन को जब आप ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो रिएक्शन के बाद बच्चों क्या बनता है, Fe2O3 इंटू XH2O। और ये जो वाटर होगा ये मॉइस्चर्स होगा, मॉइस्चर कंटेंट, और ये ऑक्सीजन जो है वो एयर के थ्रू, और ये हो गया आयरन, और रिएक्ट करके जो बनेगा इसे हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और इसे ही एक कॉमन नेम में हम लोग रस्ट कहते हैं, यानी जंग। और इसका जो कलर होगा ना बच्चों वो रेडिश ब्राउन होगा। तो आप देख रहे हो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, यही रस्ट है और इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। इसके अलावा एक हम अनदर मेटल लेते हैं जैसे कॉपर, तो कॉपर प्लस CO2 प्लस H2O। ये CO2 क्या होगा, फ्रॉम एयर, एयर से, ये आपका कॉपर हो गया, रिएक्ट होगा, रिएक्ट करके बनेगा CuCO3 इंटू CuOH का होल 2, यानी इसे हम क्या कहेंगे, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और इसका जो कलर होगा ना बच्चों वो ग्रीनिश कलर होगा, ग्रीनिश कलर। सिमिलरली एक और रिएक्शन हम लेते हैं, तो जैसे सिल्वर Ag और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एसिड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो सिल्वर को जब आप हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करोगे तो सिल्वर सल्फाइड बनेगा, Ag2S बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस होगा, और इसका जो कलर होगा वो ब्लैक कलर का होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोराइजन क्या है कि जब किसी मेटल पे, ठीक है, हमारे आसपास के जो सब्सटेंस हैं लाइक एज एयर, वाटर, एसिड के द्वारा अटैक किया जाता है तो वो रिएक्ट करके लेयर ऑफ ऑक्साइड का फॉर्म करता है, यानी उसके ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है। वो पूरा प्रोसेस कोराइजन कहलाता है। कोराइजन के कारण क्या होता है बच्चों, जो मेटल के बॉडीज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जैसे कार के बॉडीज़ हो गए, ब्रिज हो गया, आयरन रेलिंग हो गया, ये सब क्या होता है धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। अब है मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, यानी हम कैसे रस्ट से बच सकते हैं, जंग से कैसे बच सकते हैं। तो मेथड्स to prevent rusting, यानी रस्ट से बचने का क्या क्या प्रोसेस है, किन किन तरीकों से हम जंग से बच सकते हैं। तो सबसे पहले बाय पेंटिंग,
बाय पेंटिंग, सेकंड हो जाएगा बाय ग्रीसिंग एंड वाइलिंग। इसके बाद थर्ड है बाय गैल्वेनाइजेशन। बाय गैल्वेनाइजेशन मीन्स कोटिंग ऑफ जिंक लेयर, कोटिंग ऑफ जिंक लेयर ओवर द सरफेस ऑफ आयरन मेटल। कहने का मतलब बच्चों है आप रस्ट से कैसे बच सकते हो। अगर उस मेटल के ऊपर पेंट कर देते हो तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन और वाटर का कांटेक्ट जो होगा वो टूट जाएगा और जंग लगने से बच जाएगा। इसके अलावा आप ग्रीसिंग कर सकते हो, वाइलिंग कर सकते हो, या फिर गैल्वेनाइजेशन कहने का मतलब है जब आप आयरन मेटल के ऊपर जिंक का कोट कर देते हो तो क्या होगा, तो भी जो है ऑक्सीजन और वाटर का कांटेक्ट टूट जाएगा और जंग लगने से बच जाएगा। यानी रस्टिंग से बचने का ये उपाय है, बाय पेंटिंग, बाय ग्रीसिंग एंड वाइलिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन। ये सब मेथड है। इन मेथड का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो बच्चों, रस्ट से बच सकते हो, यानी जंग लगने से बच सकते हो। इसके बाद है बच्चों रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी, अगर हम रेंसिडिटी की बात करें बच्चों तो जैसा कि आप देखते हो कि कभी कभी क्या होता है ना, जो फूड होते हैं यानी खाने पीने के जो कंटेंट होते हैं, फूड कंटेंट, वो अचानक से धीरे धीरे क्या होते हैं कि बैड स्मेल देने लगते हैं, उनका टेस्ट खराब हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेंट आप देखते हो धीरे धीरे क्या होता है, उसका स्मेल देने लगता है, टेस्ट खराब हो जाता है। यही जो है वो रेंसिडिटी कहलाता है। तो आप इसे लिख सकते हो the oxidation of food content resulting into bad smell or taste is called रेंसिडिटी। यानी अक्सर आप देखते हो कि फूड कंटेंट धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, उसका स्मेल जो है वो ख़राब हो जाता है, स्मेल गंदा देने लगता है, टेस्ट जो है वो उसका ख़राब हो जाता है। यानी बैड स्मेल और बैड टेस्ट के कारण आप देखते हो कि वो जो है फूड प्रोडक्ट ख़राब होने लगता है। यही अब है मेथड्स ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी, यानी रेंसिडिटी से बचने का क्या उपाय है। यानी कोई भी खाने पीने की सामान है ना, तो उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा करके रख सकते हैं। तो मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो फर्स्ट मेथड है बच्चों रेफ्रिजरेटिंग द फूड स्टफ, यानी खाने पीने की जो सामग्री है अगर आप उसे फ्रीज में रख देते हो तो रेंसिडिटी से आप उसे बचा सकते हो। तो फर्स्ट है आपको रेफ्रिजरेटिंग द फूड स्टफ, यानी फ्रीज में आप रख दो। सेकेंड है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन गैस, यानी एयर को रिप्लेस करके और उसके जगह अगर आप नाइट्रोजन गैस फिल कर दोगे तो भी रेंसिडिटी से आप बच सकते हो। तो रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन गैस। इसके बाद थर्ड नंबर में है बच्चों बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर, यानी जिस कंटेनर में आप फूड प्रोडक्ट रखे हो, खाने पीने की जो सामान है उसे रखे हो, अगर इस तरह से उसका पैकेट टाइट है कि एयर टाइट रहे, वो मतलब बाहर का एयर जो है ना वो अंदर ना जा सके और अंदर का एयर बाहर ना जा सके, तो भी आप उसे बचा सकते हो। तो लिख सकते हो बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर।
इसके बाद फोर्थ है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, यानी इन प्रोसेस के थ्रू बच्चों, इन मेथड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, रेंसिडिटी से किसी भी फूड प्रोडक्ट को बचा सकते हो। तो फर्स्ट है हमारा रेफ्रिजरेटिंग द फूड स्टेप, सेकंड है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन गैस, थर्ड है बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर, और फोर्थ है हमारा बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। जैसे इस तरह से बच्चों मैंने आपको इस चैप्टर का बताया है, उसी तरह से केमिस्ट्री का मैं चैप्टर बाय चैप्टर नेक्स्ट वीडियो भी आपको बनाऊंगा। वो वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, और उसमें भी नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, वो भी मैं आपको बहुत जल्द वीडियो बना करके दूंगा। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।